प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश यादव, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग, हरियाणा, एजुसेट से प्रसारित इस शैक्षिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के प्रसारण में मेरी चर्चा का उपविषय है संसाधन के रूप में लोग। चर्चा में सम्मिलित बिंदु हैं मानव संसाधन का अर्थ, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न क्षेत्रकों की जानकारी, मानव विकास में बाधक चुनौतियां। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मानव संसाधन के अर्थ की। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। वे लोग जो उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए हैं उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक ही मानव संसाधन है। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोगों से हैं, जिनमें कार्य करने का कौशल, योग्यता व निपुणता है। मानव पूंजी जो एक संसाधन है, इसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से किया गया निवेश भौतिक पूंजी के समान ही लाभ प्रदान करता है। जनसंख्या भी अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन है, अर्थात भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक जनसंख्या की पहुंच की समस्याओं पर यदि विचार करें तो इस मानव संसाधन अर्थात जनसंख्या को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा जब और अधिक विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च आय से न केवल शिक्षित व स्वस्थ लोगों को ही लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन ही भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। इनके अभाव में मानव पूंजी व्यर्थ है। भूमि और पूंजी अपने आप में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकते जब तक मनुष्य को इनके साथ जोड़ा न जाए। मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के भी दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपयोग के लिए किया गया उत्पादन है। समाज में प्रत्येक परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। महिलाएं प्रायः घर का कामकाज देखती है। आप अपने घर में भी देखते होंगे कि आपके परिवार में महिलाएं खाना बनाना, कपड़े धोना व सफाई आदि का कार्य देखती है, और आपके परिवार में जो पुरुष हैं वो या तो खेतों में जाते हैं या फिर काम करने के लिए दफ्तरों में जाते हैं। अर्थात महिलाएं प्रायः घर का कामकाज देखती है और पुरुष खेतों व दफ्तरों में काम करते हैं। महिलाओं को उनके काम के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता, जो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग है, जिसे सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। पुरुष खेतों में काम करके अनाज को बाजार में बेचते हैं, जिसके बदले उसे आय प्राप्त होती है। दफ्तर में काम करने वाले पुरुष मासिक वेतन पाते हैं। इसी प्रकार कुछ महिलाएं जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है तो पुरुषों की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा और कौशल किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं के साथ ही हम बात करते हैं आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाओं की। ये भी वही क्रियाएं हैं, लेकिन इनका कुछ संशोधित या परिवर्तित रूप आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाओं के रूप में हम इन पर चर्चा करते हैं। आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएं
कौन कौन सी है तथा उनका विभाजन कैसे किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वे क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, आप सभी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है। कोई प्रातः उठते ही खेतों में काम करने जाता है, शिक्षक विद्यालय जाता है, डॉक्टर नर्सिंग होम या क्लिनिक पर जाता है, सरकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में जाते हैं, दूधिया दूध का ड्रम लेकर दूध बेचने के लिए निकलता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, कुछ व्यक्ति या महिलाएं घरों में सफाई का काम करते हैं। इन सभी को काम के बदले कुछ न कुछ राशि आय स्वरूप प्राप्त होती है। अतः वे सभी क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति या महिला को आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। लेकिन आर्थिकेतर क्रिया ठीक इसके विपरीत है, यानी कि जिनके बदले किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती, वे क्रियाएं आर्थिकेतर क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए, अध्यापक स्कूल में पढ़ाने के बाद मासिक वेतन प्राप्त करता है तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वहां पढ़ाने के बाद उसको आय स्वरूप वेतन प्राप्त हो रहा है। यदि वह अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसे किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं हो रही, यहाँ उसका अपने बच्चों को पढ़ाना आर्थिकेतर क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार डॉक्टर अस्पताल में रोगियों को देखने के बदले मासिक वेतन प्राप्त करता है, लेकिन घर में अपने बच्चों का इलाज करने के बदले वह कुछ भी नहीं लेता। इसी प्रकार यदि मजदूर भी अपने घर का काम करेगा तो वह मजदूरी का भागीदार नहीं होगा। सब्जी वाला अपने घर के लिए सब्जी देता है तो उसे किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं होगी। निष्कर्ष तौर पर वे सभी क्रियाएं जिनके करने के पश्चात किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती, आर्थिकेतर क्रियाएं कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपसे बात की है मानव संसाधन का क्या अर्थ है, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, तथा आर्थिक व आर्थिकेतर क्रियाएं जो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के ही अंतर्गत आती है, उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। आइए अब हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रकों की। किसी भी अर्थव्यवस्था को उत्तम ढंग से समझने के लिए इसके घटकों, क्षेत्रकों या उत्पादकों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रक को ही घटक या उत्पादक भी कहा जाता है। क्षेत्रकों या उत्पादकों का बंटवारा अर्थात उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की। प्राथमिक क्षेत्रक जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। ये प्रायः मानव निर्मित होते हैं, अर्थात जो क्रियाएं सीधे तौर पर भूमि या जल से संबंधित है, जैसे खेती करना, पशुपालन, शिकार करना, मछली पकड़ना, खान खोदना आदि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं को भूमि पर उगाया जाता है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, सब्जियां, या फिर जो शिकार किया जाता है वह भी क्षेत्र भूमि ही होता है, जैसे पशु या पक्षी का शिकार, या फिर खान खोदकर कोई भी पदार्थ निकाला जाता है जैसे कोयला। ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के ही उदाहरण हैं। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्रक को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है द्वितीयक क्षेत्रक। ये उत्पादक प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित चीज़ों को संशोधित करके नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, यानी प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, गेहूं से ब्रेड बनाना, दलिया बनाना, बिस्किट बनाना, लोहे से कीले और छड़े बनाना द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके चीनी और गुड़ बनाते हैं। इस प्रकार उद्योग से जुड़े होने के कारण इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक दोनों ही परस्पर आश्रित है, अर्थात दोनों का पारस्परिक संबंध है। तो अभी तक मैंने आपसे बात की है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक के। ये उत्पादक वस्तुओं का निर्माण तो नहीं करते, परंतु अन्य उत्पादकों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और यातायात सुविधाओं द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है। उत्पादन और व्यापार की सहूलियत हेतु कई बार टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करने एवं बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए डबल रोटी या ब्रेड बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता है। यदि गेहूं ही उपलब्ध नहीं होगा तो हम ब्रेड किससे बनाएंगे। गेहूं उपलब्ध होने पर भी गेहूं को खेतों से मिलों तक ले जाने के लिए हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की सेवाओं को तृतीयक सेवाएं कहते हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। खुदरा दुकानें, स्टोर, थोक की दुकानें, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन सेवाएं आदि इसके उदाहरण हैं। क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए अनेक सहायक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सहायक क्रियाओं को तृतीयक क्रियाएं कहते हैं। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायक न होकर व्यक्तिगत सेवाएं देने में सहायक होती है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची एवं वकील ऐसे क्षेत्र हैं जहां व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट, कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गए हैं। अभी तक में जिन जिन बिंदुओं पर मैंने बात की वे हैं मानव संसाधन का अर्थ, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाएं व विभिन्न प्रकार के क्षेत्रक। अब हम बात करते हैं मानव विकास में बाधक कुछ चुनौतियों की। सबसे पहली चुनौती के रूप में हमारे सामने है शिक्षा। समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बालक और बालिका दोनों का ही शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक प्राथमिक, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जहां 151 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था, वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना में यह व्यय बढ़कर 43,825 करोड़ रुपए हो गया। इससे साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। साक्षरता दर की यदि हम बात करें
तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 50% अधिक है। जिले के आधार पर केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 95% है, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यह 30% से भी नीचे है। शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के रूप में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की अधिकाधिक उपस्थिति बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार हेतु दोपहर के भोजन, जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है, यह योजना भी चालू की गई है। मिड डे मील यानी कि दोपहर के भोजन, आप देखते भी होंगे अपने स्कूल में कि दोपहर का भोजन बच्चों को स्कूल में ही उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी उद्देश्य से, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे, पौष्टिक भोजन स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। ये सभी नीतियाँ शिक्षा के स्तर को उन्नत करने हेतु की गई है। अगली चुनौती है हमारे सामने स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। अतः जनसंख्या के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रत्येक देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो वह उत्पादन प्रक्रियाओं में लगकर देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देगा। यदि व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह स्वयं के ऊपर बोझ होगा और उत्पादन क्रियाओं में उसका योगदान न के बराबर होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक भयंकर एवं जानलेवा बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर व संक्रामक रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रायः अभाव है। जागरूकता के अभाव में बच्चों का सही पोषण न होने पर वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। स्वच्छता के अभाव में हैजा, मलेरिया व अन्य संक्रामक रोगों का शिकार बनते हुए देर नहीं लगती। सरकार ने समय समय पर जन जागरण अभियान चलाकर सभी जानलेवा एवं भयंकर बीमारियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास भी किया है, लेकिन सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप मृत्यु दर में भारी कमी आई है और जीवन प्रत्याशा दर जो 1947 में केवल 32 वर्ष थी, 1998 में बढ़कर 62 वर्ष हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अनुसार आज स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के फलस्वरूप जीवन प्रत्याशा दर बढ़कर 2000 में 64 वर्ष तथा शिशु मृत्यु दर 1951 के 17 से घटकर 2000 में 75 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि जीवन की उत्तम गुणवत्ता का भी सूचक है। अगली चुनौती हमारे सामने है बेरोजगारी। बेरोजगारी शब्द का अर्थ है ऐसी स्थिति जब किसी देश के योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को कार्य करने के लिए उचित अवसर प्राप्त नहीं होता। प्रोफेसर पीगू के अनुसार एक व्यक्ति तब बेरोजगार होता है जब उसके पास काम नहीं होता और वह काम करने का इच्छुक होता है। रफिन एवं ग्रेगरी के अनुसार वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा, जो कार्य की तलाश में सक्रिय है, जो प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने को तैयार है। अन्य शब्दों में बेरोजगारी से अभिप्राय है मजदूरी की वर्तमान दर पर यदि कोई व्यक्ति कार्य करने को तैयार है तथा उसमें योग्यता भी है परंतु उसे कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता, बेरोजगार कहलाएगा।
हमारे देश में बेरोजगारी कई प्रकार की है, उन पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगी। जैसे मौसमी बेरोजगारी। मौसम के परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी अधिकतर अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में व्याप्त है। भारत में कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। श्रमिकों को वर्ष में 5 या 7 महीने ही काम मिलता है, शेष समय में वे बेरोजगार रहते हैं। मौसमी बेरोजगारी कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में भी पाई जाती है, जैसे चीनी मिल, चावल मिल, रुई साफ करने की इकाई आदि। छिपी बेरोजगारी। जब एक काम में वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत रहते हैं, ऐसी स्थिति को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कुछ श्रमिकों को काम से हटा लेने पर भी कुल उत्पादन अपरिवर्तित रहता है। जैसे किसी कार्य में 10 श्रमिक लगे हुए हैं, यदि 4 श्रमिकों को काम से हटा लिया जाए तो उत्पादन का स्तर नहीं गिरता, तब ये हटाए गए 4 श्रमिक छिपे हुए बेरोजगार कहलाएंगे। नेक्स्ट है तकनीकी अथवा प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी ऐसी अर्थव्यवस्था में मिलती है जहां अत्यधिक प्रौद्योगिकी परिवर्तनशीलता विद्यमान हो। जब अर्थव्यवस्था में नई तकनीक आने के कारण कुछ श्रमिकों को काम से हटा दिया जाता है तो वह बेरोजगारी तकनीकी अथवा प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाएगी। चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र चलना बेरोजगारी का कारण है। तेजी मंदी का समय अर्थव्यवस्था में सदैव चलता रहता है। मंदी के समय में मांग का स्तर गिर जाता है तो उत्पादन और रोजगार कम हो जाते हैं। संघर्षात्मक बेरोजगारी। श्रमिकों के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने की प्रक्रिया में समय लगता है। इस अवधि के दौरान उत्पन्न बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। खुली बेरोजगारी। इस श्रेणी में वे सभी बेरोजगार आते हैं जो काम करने के योग्य तथा इच्छुक है, परंतु उन्हें किसी प्रकार का काम नहीं मिल पाता। और शिक्षित बेरोजगारी। मैट्रिक और इससे अधिक शिक्षित लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में गांवों व शहरों में शिक्षित व अनपढ़ युवकों में काफ़ी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में गांवों में लगभग 1,95,00,000 लोग बेरोजगार हैं। शहरों में लगभग 71 लाख लोग बेरोजगार पाए जाते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की दर 7.0% थी, जो कि 10वीं योजना में कम होकर 4.1% रह गई। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में हताशा और निराशा की भावना पैदा होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, उनके साथ यह एक बहुत बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से ग्रस्त व्यक्ति व समाज की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आना निश्चित है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक है। इससे संसाधनों की बर्बादी होती है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अक्सर देखने को मिलती है। आप सभी अपने चारों तरफ देख भी रहे हैं कि मैट्रिक, स्नातक व स्नातकोत्तर तथा डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। किए गए एक सर्वे के आधार पर मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन जो अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति है, एक अमूल्य धरोहर है और आज वह अमूल्य धरोहर बर्बादी के कगार पर है। अगली जो चुनौती हमारे सामने है, लैंगिक असमानता। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में लैंगिक भेदभाव की समस्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लैंगिक भेदभाव को निरंतर बनाए रखने तथा महिलाओं के स्थान को
निम्न बनाए रखने के पीछे कई कारण हैं। बचपन से ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा तथा आर्थिक अधिकारों जैसी उन सभी सुविधाओं से उनको वंचित रखा जाता है जो पुरुष को मिलती है। भारत में लैंगिक अनुपात सदैव गंभीर चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यह लंबे समय से प्रति हजार पुरुषों के पीछे 950 महिलाओं से भी काफ़ी नीचे रहा है। वर्तमान समय में लैंगिक अनुपात 1000 की तुलना में 933 है। देश के विकास के लिए इस अनुपात में सुधार करना अत्यंत अनिवार्य है। अगली चुनौती हमारे सामने है महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं किसी भी देश की प्रगति का सूचक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित न करके निरुत्साहित किया जाता है। वर्तमान स्थिति देखें तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 30% से भी कम है। आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी कम है। वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रशंसकों एवं व्यावसायिक और तकनीकी पदों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। भारत के कुछ पिछड़े इलाकों में तो अभी भी महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध है, जो समाज के विकास में बाधक है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जिन ज्वलंत व्यविचारणीय बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, उन सभी में सुधार करने के उपरांत ही देश के उत्थान की बात की जा सकती है, अन्यथा नहीं। आज के व्याख्यान के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की, आइए संक्षेप में एक बार उन पर पुनः दृष्टि डालें। मानव संसाधन का अर्थ वे लोग जो उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए हैं मानव संसाधन कहते हैं। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक ही मानव संसाधन है। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोगों से है, जिनमें कार्य करने का कौशल, योग्यता व निपुणता है। आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं की हमने बात की थी कि आर्थिक क्रियाओं के हमने दो भाग आपको बताए, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। और गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपयोग के लिए किया गया उत्पादन है। इसी के साथ हमने आर्थिक और आर्थिकेतर क्रियाओं की बात की थी। वे क्रियाएं जिनके करने से व्यक्ति को आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, और वे क्रियाएं जिनके करने के पश्चात किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती आर्थिकेतर क्रियाएं कहलाती। इसके बाद मैंने आपसे चर्चा की थी क्षेत्रक की, कि क्षेत्रक का वर्गीकरण करने के आधार पर 3 भागों में उनको बांटा जा सकता है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उन्हें प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। ये प्रायः मानव निर्मित होते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक ये उत्पादक प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित चीज़ों को संशोधित करके नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, यानी प्राथमिक वस्तुओं को मनुष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक ये उत्पादक वस्तुओं का निर्माण तो नहीं करते, परंतु अन्य उत्पादकों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद मैंने आपके साथ बात की थी मानव विकास में बाधक चुनौतियाँ, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैंने आपसे संक्षिप्त चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के व्याख्यान के अंतर्गत की गई चर्चा से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अब व्याख्यान से संबंधित होमवर्क यानी कि गृह कार्य आप नोट करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, मानव संसाधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सेकंड, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन थर्ड, बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन फोर्थ है, समाज के विकास हेतु कुछ विचारणीय बिंदुओं पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। बिंदु है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता।
तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।